तो दोस्तों आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में जहाँ पे हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर की इन एमसीक्यू फॉर्मेट। तो आज बात करेंगे कुछ 15 से 20 एमसीक्यू फ्रॉम लास्ट 2 डेज। स्टार्टिंग विद फर्स्ट एमसीक्यू। रिसेंटली इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। तो ये किससे रिलेटेड है, मतलब किस इसका पर्पस क्या है इस टेस्ट को करने का। तो ये टेस्ट किया गया है रिसेंटली अभी गगनयान मिशन को लेके। गगनयान मिशन को लेके जो हमारे इसके अंदर क्या किया जाएगा, मतलब ये लो अर्थ ऑर्बिट में गगनयान में इसमें क्या किया जाएगा कि 3 क्रू मेंबर को लो अर्थ ऑर्बिट में अराउंड 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे 3 दिन के लिए भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। बाद में उनको सेफली रिटर्न करने के लिए अर्थ ऑर्बिट में, मतलब सेफली इंटर करें और रिटर्न करें और लैंडिंग करें। तो उसके लिए इसको अभी रिसेंटली इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट को कंडक्ट कराया गया है। तो ये किससे रिलेटेड है? गगनयान मिशन से रिलेटेड है। और इसका पर्पस क्या है कि जो हमारा क्रूड मेंबर मिशन होगा लो अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे, उनको सेफली रिटर्न कराना टू अर्थ। तो उसी लिए ये पैरासूट बेस्ड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कराया गया है गगनयान मिशन के लिए। मतलब एक मॉड्यूल है जिसके अंदर अपने जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। उनको, मतलब ये मॉड्यूल जब वहाँ से रिट्रीव करा जाएगा तो ये पैराशूट्स के थ्रू ऐसे ओपन होगा और ये पैराशूट्स के थ्रू इसको मतलब ये रिकवर कर जाएगा, मतलब कि ये सेफ लैंडिंग करेगा अर्थ अर्थ पे। तो उसी के लिए इसको मॉड्यूल की टेस्टिंग की गई है। दिस इज द मॉड्यूल यू कैन सी इन द न्यू इमेज। तो इंडिया ने सक्सेस मिल गया है, जो इंडिया मतलब चौथा मतलब नेशन बना है आफ्टर यूएस चाइना और रसिया के बाद जिसने इस मॉड्यूल को टेस्ट कर लिया है। और ये कैसा मॉड्यूल है? पैरासूट बेस्ड डी एक्सेलरेशन सिस्टम। पैरासूट की हेल्प से सिस्टम जो रिकवर किया जाएगा उनको एस्ट्रोनॉट्स को, वो पैरासूट बेस्ड डी एक्सेलरेशन सिस्टम को यूज करें। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, एक टर्म न्यूज में थी प्रोडक्ट नेशन। प्रोडक्ट नेशन उसका उसका रेफरेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है? तो जैसे कि इंडिया अभी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हो गई थी, डायरेक्ट कहाँ से, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से डायरेक्ट सर्विस बेस्ड इकोनॉमी पे चली गई थी। बट जनरली क्या होता है कंट्रीज में, पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है, फिर प्रोडक्ट बेस्ड मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी होती है, फिर फाइनली सर्विस बेस्ड इकोनॉमी पे जाती है। तो हमने ये प्रोडक्ट बेस्ड जो इकोनॉमी है ना, प्रोडक्ट नेशन का कंसेप्ट, इसको छोड़ दिया, बीच में स्किप कर दिया। तो उसी से रिलेटेड है ये टर्म। इसका मतलब है कि कंट्रीज विद मैक्सिमम कंट्री प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू गुड्स एंड आईपी ड्रिवन सॉल्यूशन। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिले। प्रोडक्ट नेशन जो हाई वैल्यू गुड्स प्रोड्यूस करे, मतलब नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बने चीजों को लेके, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन सॉल्यूशंस भी दे। तो उसमें क्या है कि जो प्रोड्यूस ज्यादा करती है और एक्सपोर्ट ज्यादा करती है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। ठीक है, उसी को लेके प्रोडक्ट नेशन की डेफिनेशन है। जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव होगी और इंश्योर करके बेनिफिट वैल्यू एडिशन रिमेन विद डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो ये क्या होगा, इंडिया का मतलब इंडिया को एक तरीके से अर्ज हो रहा है शिफ्ट फ्रॉम सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी टू प्रोडक्ट ड्रिवन इकोनॉमी, जिससे क्या होगा, इंडिया की डिपेंडेंसी घटेगी अदर कंट्रीज पे। और इसके अंदर इंडिया यूज कर रहा है पीएलआई स्कीम, नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया ये मिशन, आर एंड डी इन्वेस्टमेंट। ये इसके कुछ पार्ट है जिनके थ्रू इंडिया प्रोडक्ट नेशन की तरफ शिफ्ट होने का स्टार्टिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग विच स्टडी इज नाउ मैंडेटरी फॉर सैंड माइनिंग क्लियरेंस इन एडिशन टू डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट। मतलब जो सैंड माइनिंग करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तो चाहिए ही होती है, उसके अलावा एक और एडिशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गया है, वो हो गया है रिप्लेनिशमेंट स्टडी। रिप्लेनिशमेंट स्टडी क्या होता है कि वो कितना फास्ट रिप्लेनिश होगा, मतलब खाना पूर्ति उसकी किस तरीके से हो पाएगी। आपने सैंड को वहां से निकाल लिया, जिससे क्या होगा, वहां के एनवायरनमेंट को लेके बायोलॉजिकल, मतलब जो भी स्पीसीज वगैरह वहाँ पे सरवाइव कर रही होंगी, जिस पे डिपेंडेंट होगी, उसको लेके काफी सारे इम्पैक्ट्स रहते हैं। तो उसकी स्टडी की जाएगी और उसको कितना जल्दी रिप्लेनिश कर दिया जाएगा, उसके बेस पे ही आप सैंड माइनिंग कर सकते हैं। तो ये इसका मेन मेन पॉइंट है। तो रिप्लेनिशमेंट स्टडी एक एडिशनल टूल हो गया है, इसके बाद ही इसको अप्रूवल मिलेगा फॉर सैंड माइनिंग। इससे क्या होगा, नेचुरल रिजेनरेशन और प्रिवेंट ओवर एक्सट्रैक्शन, मतलब ओवर एक्सट्रैक्शन को रुकावट मिलेगी और रीजनरेशन में हेल्पफुल रहेगा नेचर। फ्री मूवमेंट रिजीम।
इंडिया और म्यांमार के बीच में है ये। पहला तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये एमसीक्यू सीधा आ जाएगा कि फ्री मूवमेंट रिजीम जो इंडिया के अंदर ये चलता है वो किस कंट्री के साथ चलता है, वो चलता है म्यांमार के अंदर। तो बट जो कि अलाउ करता है बॉर्डर ट्राइब को मूव करना विदाउट वीजा। इसमें वीजा की जरूरत नहीं होती, मतलब इंडिया से म्यांमार आ जा सकते हैं वो। तो उसकी कुछ एक रेंज है किलोमीटर्स में, वो कितने रेंज तक वो फ्रीली विदाउट वीजा ट्राइब्स वहां के मूवमेंट कर सकते हैं, वो है 16 किलोमीटर की रेंज। 16 किलोमीटर की थी, मतलब पहले थी ये। अभी इसको चेंज कर दिया गया है, इसको जैसे इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर आप यहाँ पे देखोगे 1643 किलोमीटर। ये भी स्टैटिक एक एमसीक्यू होता है, इसको भी आपको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेम्बर करना है। 1643 किलोमीटर। तो इसमें क्या होता है कि फ्री मूवमेंट रिवीजन के अंदर क्या होगा, इंडियन म्यांमार के साथ बायलैटर विदाउट पासपोर्ट और वीजा, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है। तो 2018 में ये एग्रीमेंट हुआ था, बट अभी क्या कर दिया है कि 16 किलोमीटर जो था ना उसको चेंज कर दिया गया है। 16 मीटर को कितना कर दिया गया है, 16 किलोमीटर को बदल के कर दिया गया है 10 किलोमीटर के अंदर ही इसकी रेंज है। मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक ही फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, और उसमें भी 7 दिन का ही एक साथ में पास मिलेगा। और पास भी मिलेगा असम राइफल्स जो देंगे, मतलब जो पास इशू होगा वो भी असम राइफल्स के थ्रू इशू होगा, और 7 डेज का ही होगा, और 10 किलोमीटर की मूवमेंट regime है, फ्री मूवमेंट regime है। और ये भी है, जिस नाके से आप पास होके जाओगे ना असम राइफल के, उसी नाके से आपको वापस आना है। ये क्या इसको स्टार्ट क्यों किया गया है, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो मतलब माइग्रेशन हो जा रहा है म्यांमार से इंडिया की तरफ, उसको इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए। क्योंकि एक नाके से आप जाओगे, एक ही से आओगे, तो आपको पता रहेगा कि ये बंदा गया तो आया नहीं, आया तो गया नहीं। तो उस तरीके से आपको एक हेल्प मिलेगी कंट्री को रोकने के लिए इलीगल इमिग्रेशन को। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक इन्वेजिव स्पीस इमर्ज एज मोस्ट इकोनॉमिकल इम्पैक्टफुल ग्लोबली। मतलब एक स्टडी हुई है अभी, उसके अकॉर्डिंग जो एक इन्वेजिव स्पीसीज रहती है उनमें से कौन सी इन्वेजिव स्पीस सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इम्पैक्टफुल रहती है, वो होती है प्लांट्स की। जो प्लांट वाली स्पीसीज होती है वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करती है। जैसे एक मतलब जैसे इन्वेजिव स्पीसीज क्या करती है, डेवास्टेशन हो सकती है फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे कुछ प्लांट स्पीसीज की बात कर लेते हैं, जैसे लंथना पैथरियम वाटर हाइकनेथ, ये सब इन्वेजिव रहती है जो इम्पैक्ट करती है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि नेपाल ने आईपीसीए को रिसेंटली ज्वाइन किया गया है, ज्वाइन किया है, तो उसके अंदर कितने बिग कैट्स को कवर किया जाता है, ये क्वेश्चन ये पूछता है। तो भाई इसके अंदर कवर किया जाता है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, पूमा, 7 स्पीसीज हैं, 2, 4, 6 और 7। ठीक है। तो इसके अंदर इन 7 स्पीसीज को कवर किया जाता है। करंट फॉर्म से क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेपाल ने इसको रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है। तो ये इनके 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट की, उनके लिए इस अलायंस को बनाया गया है। इसको स्टार्ट किया गया था 2023 के अंदर। 50 साल पूरे हुए थे जब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, मतलब जो अपना इंडिया का प्रोजेक्ट टाइगर है, उसके उत्सव के दौरान इसको लॉन्च किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। अगर क्वेश्चन कोई मतलब जैसे इंडिया ने इसको इनिशिएटिव को लॉन्च किया तो उसका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका हेडक्वार्टर है इंडिया के अंदर। रिसेंटली कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक कंडक्ट करा गया है यूक्रेन के द्वारा, ड्रोन अटैक कराया गया था। तो इसकी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रोबेबल हो सकता है आपके एग्जाम में। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट किस कंट्री के अंदर है, ये रशिया के अंदर है। बस इतना आपको पता होगा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टू डिकॉय, मतलब एक तरीके से बात कर रहा है कि एक्स गार्ड उसका नाम है, फाइबर ऑप्टिक से कनेक्टेड रहता है, डिकॉय जिसको इंडिया ने यूज किया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंधु। ये किस कंट्री ने बनाया है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसको जो हम यूज कर रहे हैं, जो डिकॉय की तरह यूज कर रहे हैं, वो इंडिया ने इजराइल से लिया है। इजराइल से लिया है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को डिफीट करने के लिए, एडवांस रडार्स को डिफीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसका इमेज देख लेते हैं काम कैसे करता है। जैसे कि ये हमारा मेन एयरक्राफ्ट है, जैसे एनिमी रडार्स इसको टारगेट करेंगे कैप्चर करने के बाद, तो उसमें क्या करते हैं हम, ये कि डिकॉय यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एक्स गार्ड। अगर वो इसको टारगेट करने की कोशिश करेगा ना, तो ये डिकॉय उसको बेवकूफ बना देगा। वो इसको टारगेट ना करने की बजाय इसको टारगेट करने लगेंगे।
जिससे क्या होगा कि हमारे एयरक्राफ्ट को सेफगार्ड और जो भी पायलट इसको ड्राइव कर रहा होगा उसको सेफ्टी प्रोवाइड होगी। तो इंडिया ने इसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज किया गया था। और इसमें जो यूज किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इससे कनेक्ट जो ये अपना यूज ये वायर यूज किया गया है उसके थ्रू इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलते रहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, सीआईएसएफ ने रिसेंटली क्रिएट किया है फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट। कमांडो की फर्स्ट ऑल वुमेन यूनिट को सीआईएसएफ के अंदर रिसेंटली कंडक्ट कराया गया है। तो उसका फर्स्ट बैच का ट्रेनिंग कहाँ पे होगा, इससे क्वेश्चन से रिलेटेड। उसका ट्रेनिंग होगा बरवा मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसमें क्या होगा, ये 30 वुमेन की ट्रेनिंग होगी इनिशियल स्टेज पे, बरवा एमपी के अंदर। और कुछ प्रोग्राम्स होंगे उसके अंदर, जैसे 8 वीक की वेपन हैंडलिंग, रैपलिंग, सर्वाइवल ड्रिल, 48 आवर मिशन, इन सबको कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि न्यू एडिशनल डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर के बने हैं, मतलब डिप्यूटी एनएसए बने हैं अभी रिसेंटली नए। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। तो ये फोकस एरिया इनका जो रहेगा वो रहेगा इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, जम्मू कश्मीर की, नक्सल अफेक्टेड एरियाज की, और नॉर्थ ईस्ट को लेके। मतलब जो उनको जॉब रोल प्रोवाइड किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी को लेके, वो कराया गया है जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेके, नक्सल अफेक्टेड एरियाज को लेके, और नॉर्थ ईस्ट को लेके। मतलब उनको मेजर जो इंडिया के जो की पॉइंट्स है ना सिक्योरिटी को लेके, की कंसर्न पॉइंट है, उन सबको इनको अपॉइंट अनिल दयाल सिंह को दिया गया है। इसके अलावा और भी डिप्टी एनएसएस हैं, जैसे पवन कपूर, इनका वर्क एरिया है स्ट्रेटेजिक एंड फॉरेन अफेयर। टीवी रविचंद्रन इनको टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस को, और राजेंद्र खन्ना को सर्व एडिशनल एनएसए हैं। ये जनीश दयाल सिंह का इमेज है। इसरो ने रिसेंटली फुल्ली इंडिजिनियस स्पेस क्वालिफाइड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है विक्रम 3201। 32 हेयर सिग्निफाइज 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो ये डेवलप किया गया है इसरो की विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर विद एससीएल चंडीगढ़ के द्वारा मिलके। और ये किस पे बेस्ड होगा, सपोर्ट करेगा अदा लैंग्वेज को। और काम चल रहा है सी कंपाइलर के को लेके भी, डेवलपमेंट वर्क अभी चल रहा है। इसको पहली बार फ्लोन किया गया था PSLV C60 पोएम 4 पे, इसे मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है गवर्नमेंट ऑन व्हील्स, जो दिल्ली में कैंपेन लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्टर ने इसको स्टार्टिंग दी थी, मतलब किसने इसको स्टार्ट किया था। तो ये स्टार्ट किया गया था परवेश साहिब सिंह वर्मा के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ व्हील, इसमें क्या किया जाएगा कि जैसे मतलब ऑन जनरली पेपर बेस्ड सर्वेलेंस नहीं की जाएगी। तो इसमें क्या किया जाएगा कि ऑन ऑन साइट जाके देखा जाएगा क्या गवर्नमेंट की लैग, कहाँ गवर्नमेंट लैग कर रही है, कहाँ पे उसको और ज़्यादा काम करना चाहिए। तो 47 किलोमीटर इंस्पेक्शन किया गया था आउटर रिंग रोड पे बस के थ्रू, टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी फेस्ड बाय कम्यूटर्स। मतलब रोड का एक तरीके से सर्वे किया गया था, और अदर प्रॉब्लम्स को लेके। कैंपेन का पर्पस क्या था, एम टू शिफ्ट गवर्नेंस फ्रॉम ऑफिस बेस्ड रिव्यू टू ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन। इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया P75I, ये किससे रिलेटेड है और ये किस कंट्री के साथ किया गया है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ जो प्रोजेक्ट 75 है ना उसका अपग्रेडेड वर्जन रहेगा आई। इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इन नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल सबमरीन, सबमरीन बनाना है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। तो नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन बनाना है, इसका मेन पर्पज है। प्रोजेक्ट 75 क्या था, 6, ये कलवरी क्लास सबमरीन बनाई गई थी। ये किसके साथ था, ये फ्रांस के साथ था। बट जो प्रोजेक्ट 75 आई है ना, ये हमारा जर्मनी के साथ होगा। इसमें क्या होगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन बेस्ड सबमरीन बनाए जाएंगे। ये नेक्स्ट मतलब एक एडवांस वर्जन होगा 6 प्रोजेक्ट 75 का। तो इनको बनाया जाएगा MDL मजगाट डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड पे, फ्रेंच के साथ कोलैबोरेट करके। नहीं नहीं, वो फ्रेंच के साथ तो प्रोजेक्ट 75 था, जो 75 आई है वो, इसमें इसमें भी 6 एडवांस कन्वेंशन सब भी बनाएंगे। बट
एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन के साथ। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन क्या होता है, जिससे क्या होता है कि मतलब इसमें क्या होता है कि एयर के मतलब जैसे सबमरीन को बार बार ऊपर आना पड़ता है एयर लेने के लिए। पर इस केस में क्या होगा, एयर लेने के लिए बार बार आने की जरूरत नहीं है, मतलब वीक्स तक, अप टू वीक्स तक या उससे भी ज्यादा ये सबमरीन विदाउट कमिंग एट द सी सरफेस ये नीचे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि इसका जो सर्वेलेंस पीरियड है वो बढ़ जाएगा, सिक्योरिटी को इंडिया को एक अच्छा पुश मिलेगा। और ये किसके साथ इसके लिए डील की गई है, इंडो जर्मन डील विद थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स एंड एमडीएल टू बिल्ड दिस सबमरीन। मजगान डॉकयार्ड लिमिटेड ने थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम के साथ मिलकर इसकी डील को किया है। इससे क्या मिलेगा, अंडर वाटर कॉम्बैट कैपेबिलिटी इनहेंस होगी, इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन मिलेगी। 14th एडिशन एक्सरसाइज मैत्री का हुआ है। ये किस कंट्री के बीच में होता है, पहला तो ये पता होना चाहिए, इंडिया और थाईलैंड। इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, मैत्री समझ के लोग या तो नेपाल लगाते हैं, बांग्लादेश लगाते हैं, श्रीलंका लगाते हैं। बट इसका आंसर थाईलैंड, इंडिया और थाईलैंड को लेके। ये कहाँ पे हो रहा है, उमराई मेघालय के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि न्यू एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2000 अगस्त 2025 में किसको बनाया गया है, एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया गया है इनको। ये इंद्रानील भट्टाचार्य जी हैं, ये डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनको एक्स एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। रिप्लेस करेंगे राजीव रंजन ऐड को, इसका याद रखना नहीं, जरूरत नहीं है राजीव रंजन की, बस ये याद है ईडी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इंद्रेन भट्टाचार्य, जो इनको एक एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। उसमें से 3 आरबीआई की साइड से होते हैं, तो एक अभी बने हैं रिसेंटली, और 3 गवर्नमेंट की साइड से होते हैं। चेयर कौन करता है, आरबीआई के गवर्नर करते हैं। डिसाइड करते हैं रेपो रेट और मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 आईएमडी रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन सी सिटी ने किया है, तो ये किया है ज्यूरिक ने। तो लिस्ट देख लेते हैं, ज्यूरिक पहले पे होगा, ओस्लो दूसरे पे होगा, जेनेवा तीसरे पे होगा, इसी तरीके से लिस्ट है। बट इसमें आपको कहीं भी मतलब इंडिया की कोई कंट्री मतलब सिटी दिखाई नहीं दे रही होगी। अंडर 100 तो नहीं है, अंडर 100 के बाद भी इधर तो नहीं लिखा हुआ बट है। तो आईएमडी रैंकिंग के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की स्मार्टेस्ट सिटी कौन सी है, ज्यूरिक। इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले ही ISUI स्मार्ट सिटी इंडेक्स भी आया था, हांगकांग पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था, उसके अकॉर्डिंग स्टॉकहोम इज द स्मार्टेस्ट सिटी, हैज गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो ये रैंकिंग में डिफरेंस, इंडेक्स के बेस पे रैंकिंग में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि सबका मेथड अलग होता है। किसको कितना वेटेज दिया जा रहा है, प्रेफरेंस किस बेस पे दिया जा रहा है, किस बेस पे रैंकिंग की जा रही है, उसके बेस पे डिफरेंस हो जाता है। तो IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ज्यूरिक, और ISUI स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज बाय हांगकांग पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी, स्टॉकहोम इज द फर्स्ट पोजीशन। इंडिया की किस कंट्री ने हाईएस्ट ग्लोबल रैंकिंग ली है, जो IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 है, तो इंडिया की कौन सी सिटी है जिसने हाईएस्ट ग्लोबल रैंकिंग ली है, वो ली है दिल्ली ने, और वो है 104। इसके अलावा मुंबई 106, बेंगलुरु 1110, हैदराबाद 109, कोई भी अंडर 100 में नहीं आई है। तो ये एक मेन पॉइंट हो जाता है जिसके बेस पे क्वेश्चन प्रिपेयर होगा। और ये प्रिपेयर की जाती है IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, स्विट्जरलैंड के द्वारा। एक्सरसाइज के अंडर करा गई है आरोग्य सेतु, इंडियन आर्मी ने किस प्लेस पे इसको कंडक्ट कराया गया है, तो भाई ये कराई गई है असम के अंदर। असम के अंदर रूपाई दुमदुमा, असम के अंदर। आरोग्य सेतु मतलब हॉस्पिटल्स डिसीज इन सब से रिलेटेड हो सकती है। तो ये क्या है कि एक सिविल मिलिट्री मेडिकल फ्यूजन एक्सरसाइज है, जॉइंट डिजास्टर रेस्पॉन्स को लेके, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे आर्मी के डॉक्टर, सिविल डॉक्टर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के, और रेलवे हॉस्पिटल्स के। मतलब एक तरीके से डिजास्टर के केस में कैसे प्रिपेयर होना है उसके लिए एक तरीके से ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करा गया है, सिविल एंड मिलिट्री मेडिकल फ्यूजन एक्सरसाइज। सेफोलॉजी एक टर्म न्यूज में है, वो क्या है, ये क्या सेफोलॉजी है, इलेक्शन के एनालिसिस को लेके है, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ इलेक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि ये पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें डील करती है क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन, वोटिंग पैटर्न, ओपिनियन पोल। डेटा यूज किया जाता है, वोटिंग डेटा, ओपनिंग पोल, कैंपनिंग इनसाइड सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल टूल। और जो एक्सपर्ट होते हैं उनको सिफोलॉजिस्ट बोलते हैं। वकुता नाम से रिसेंटली एक स्पीसीज न्यूज में थी,
वो किस लोकेशन पे पाई जाती है मेजरली, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वो पाई जाती है नॉर्थ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर मेजरली। तो ये बकूता एक स्पीसीज है। तो ये मेजरली इस गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर पाई जाती है, मैक्सिको के पास। तो ये क्या है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसकी 10 से ज़्यादा कम, मतलब अराउंड 10 के अराउंड इस स्पीसीज के नंबर्स बचे हैं। तो उसको लेके ये न्यूज़ थी, नॉर्थ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर मिलती है मोस्ट इंडेंजर्ड मरीन मैमल इन द वर्ल्ड। ये पोर्पोइज है जो मोस्ट इंडेंजर्ड मरीन मैमल इन द वर्ल्ड है। ये रिस्ट्रिक्टेड है ओनली नॉर्थन गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मैक्सिको अंदर, जिसमें 10 से कम स्पीसीज के लेफ्ट हुए। और क्रिटिकल इंडेंजर्ड इसका आयुषन स्टेटस है। एक आयुषन स्टेटस से क्वेश्चन बन सकता है, और एक ये कहाँ पे पाए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया मैरीटाइम सिक्योरिटी को सपोर्ट को लेके, ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट को लेके, किस स्पेसिफिक आइलैंड के साथ, मतलब इंडिया उस आइलैंड को सपोर्ट देगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, लेकर इंडो पैसिफिक, मतलब जो इंडो पैसिफिक नेशन नेशन में एक कंट्री है ये, तो वो है फिजी। तो इससे फायदा क्या होगा, ये सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन में हेल्पफुल रहेगा। ये पड़ता है, फिजी पड़ता है ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिजी ये ओशियाना ग्रुप में पड़ता है, पैसिफिक ओशन। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हेमगिरी को रिसेंटली कमीशन किया गया है। ये किस क्लास के वॉरशिप है? तो भाई ये प्रोजेक्ट 17A के अंदर आते हैं, और इनको फ्रिगेट्स क्लास के वॉरशिप बोला जाता है। अब इनका इमेज देख लेते हैं और बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट। इनको डिजाइन किया गया है, नेवी ने, इंडिजीनियस ने डिजाइन किया है इसको वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा, और इनको बिल्ड किया जा रहा है। आईएनएस उदयगिरी को मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड बिल्ड कर रहा है, और आईएनएस हिमगिरी को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स डेवलप किए हैं। स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, और प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट पता रहना चाहिए क्या है, ये किस तरीके के वॉरशिप है, स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, और डिजाइन किसने किया है, और बिल्ड कौन कर रहा है। ये 4 पॉइंट आपको याद होंगे, क्वेश्चन आपको एग्जाम में कन्वर्ट करना होगा। अभी रिसेंटली पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का एनुअल रिपोर्ट आया है। तो उस रिपोर्ट के बेस पे वोमेन्स का वर्कर पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में क्या स्टेटस है, कितना परसेंट वोमेन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इन वर्कफोर्स। तो रिसेंटली इसमें देखा गया है कि काफी सारा चेंज आया है, 40.3% एज पर द लेटेस्ट पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो 14.3% वर्क वुमेन वर्कर पार्टिसिपेशन रेट है। तो इसका चेंज कितना है, चेंज है कि मतलब 2017 के कंपैरिजन में, जहाँ पे 22% वर्कर वुमेन पार्टिसिपेंट रेट था वुमेन का, अब उसके कंपैरिजन में 40.3% हो गया है। और इसमें मेजर क्या चेंज आया है, एम्प्लॉयमेंट मेजरली 96% ग्रू हुई है, कहाँ पे, रूरल एरिया में, मतलब रूरल एरिया का ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा है एक तरीके से इसको, परसेंटेज को इंक्रीज करने में। और अर्बन वुमेन का 43%। और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके भी इन 7 सालों में एक डिप दिखाई दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, यूएस गवर्नमेंट ने रिसेंटली 10% स्टेक एक्वायर कर लिए इंटेल के अंदर। ये क्या शिफ्ट दिखा रहा है, किस इकोनॉमिक मॉडल की तरफ यूएस गवर्नमेंट का शिफ्ट दिखा रहा है? ये दिखा रहा है स्टेट लेड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म पता है कि जैसे मार्केट ही मेनली जो ड्राइविंग फोर्स रहता है डिमांड एंड सप्लाई बेस पे, बट इसमें क्या होता है, जो पावर, जो ओनरशिप होती है ना, वो रिसोर्सेज की, इसमें बदल जाती है। जैसे स्टेट लेड में स्टेट के पास ओनरशिप चली जाती है। So these were the important MCQ relevant from last 2 days current affair. So this way I am covering on daily basis current affairs. So those will be helpful for your upcoming exams. So prepare well, subscribe for more.